So coming to cardiology, guys, cardiology is the toughest topic in medicine. ठीक है, it's the toughest topic, but it's my most favorite topic. मुझे बहुत पसंद है cardiology, arrhythmias और ECGs पढ़ना और ECG के interpretations वगैरह. Something that I'm अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, I learned how to do it in during my emergency time. जब मैंने MU2 में रोज मैंने कोई हफ्ते में 4-5 मैंने emergencies लगानी होती थी MU2 के साथ. तो वहाँ पे फटाफट सारे मैं ECG स्टेशन पे बैठ जाता था and I used to get all the ECGs done and I used to read every single ECG every day. तो दिन में कोई आप 10-15 ECGs पढ़ते हो तो आपको ECG पढ़नी आ जाती है इवेंचुअली, और जब आपको गाइड करने वाले भी बहुत अच्छे हो. ABGs, ECGs और क्या कहते हैं जो एस्थमा की प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है, COPD की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और इवन MI की प्रोटोकॉल जो होती है वो सारी मैंने ER से सीखी थी. बट अनफॉर्चुनेटली तुम लोग का प्रॉब्लम है ये कि तुम लोग नहीं कर रहे, तो बट वी गोइंग टू कंपनसेट फॉर दैट, वी गोइंग टू ट्राई दैट. तो कार्डियोलॉजी का सीन ये है कि इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन कॉन्सेप्ट्स व्हेनेवर यू स्टार्ट दिस टॉपिक. ठीक है, बिफोर आई गो ऑन आई एम गोइंग टू गिव यू द कोट्स ऑफ टुडे. जिन लोगों को कैंसर होता है ना, दे आर लिविंग अ टेरिबल लाइफ. आई एम एक्चुअली डीलिंग विद अ कैंसर पेशेंट. आजकल बहुत ज्यादा सिवियर किस्म की उसको साइड रिएक्शंस हो रहे हैं. तो आई एम डीलिंग विद हिम एंड दिस इज द थिंग आई यूज्ड टू टेल हिम के it's not cancer which is going to bother you kabhi bhi. It's going to be your morale, it's going to be your the way you treat that cancer. So matlab ke a person who's in any chronic condition now, just tell him that he can beat that chronic condition by the way he lives, why he lives and the manner in which he lives. ठीक है, तो as a doctor तुम्हारी responsibility कि you have to boost the morale of your patient. ठीक है, that is very important because that is something which boosts his immune system. आगे चलते हैं. अब इम्पोर्टेंट क्यों है कार्डियोलॉजी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. हमने भी पढ़ी है पल्मोनोलॉजी और रूमेटोलॉजी. इन दोनों को मिला के तुम्हारे आएंगे 23 मार्क्स इन टोटल. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे तुम्हारे. जो अगर मार्क्स आते हैं ना मेडिसिन 1 में, दैट इज बेसिकली कार्डियोलॉजी एंड GIT. GIT इसलिए आराम से हो जाता है क्योंकि आप सर्जरी में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तो मेडिसिन में पढ़ना मुश्किल नहीं होता GIT को. मगर जो सर्जरी है, जो मेडिसिन है, मेडिसिन में आप सिर्फ एक चीज जो कार्डियोलॉजी है, दैट इज ओनली इन मेडिसिन एंड यू कैन नॉट लाइक कोरिलेटेड विद सर्जरी. GIT को तो कर लोगे, GIT से अराउंड तुम्हारे आएंगे 30 मार्क्स आएंगे. ठीक है, और कार्डियोलॉजी से तुम्हारे आएंगे 27 मार्क्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू कार्डियोलॉजी इन डिटेल, क्योंकि इसके MCQs भी मुश्किल होते हैं और इसके SCQs भी मुश्किल होते हैं. 2 SCQs आएंगे और 7 MCQs आएंगे. सही है. अब जो ट्रेंड था UHS का, ट्रेंड के मुताबिक क्या क्या चीजें आती रही हैं. लाइक यू कैन सी एवरीथिंग हैज बीन आस्क्ड बाय UHS इन योर कार्डियोलॉजी एग्जाम. कार्डियोलॉजी के अंदर मेजरली तुमसे वो पूछेंगे, तो MI का बहुत पूछेंगे. दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन एंजाइना. कभी कभार एंजाइना और MI दोनों मिक्स करके देंगे. हार्ट फेलियर, रूमेटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो आने चाहिए तुम लोगों को. ठीक है, इनके बारे में तो यू कैन से कि नहीं, अगर ये नहीं आते तो फिर दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड. ठीक है, यस आई एम गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग. आई ऑलवेज शेयर द रिकॉर्डिंग. ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा है एंड आई प्रेफर कि आप सब ओपन चैट में मुझसे क्वेश्चंस क्या करें. ठीक है, सो वन ऑफ द थिंग्स इज के इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ना, तो यू कैन नॉट मिस दिस. जो पहले 5 टॉपिक्स है ना, इनको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते ना. दीज आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट और इसी से ज्यादातर आपके MCQs आते हैं. एंजाइना के अंदर से मुश्किल MCQs आते हैं, रिमेंबर दैट ऑलवेज. ठीक है, अब जो बाकी चीजें हैं which are hard to conceive, which are hard to perceive, मतलब कि उनको अंडरस्टैंड करना जरा मुश्किल हो जाता है. उसमें ना यूजुअली आता है आपका स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और सारी मर्मर्स है और वेल्वुलर हार्ट डिजीज है. दीज आर द प्रॉब्लम्स वेयर दीज आर द टॉपिक्स जहाँ पे तुम लोग को कॉन्सेप्ट पकड़ने में मुश्किल होगी. ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी रेगुलर इन क्लासेस, क्योंकि अगर हम करते हैं ना ये सारी मर्मर्स और ये सारे क्या कहते हैं स्टेनोसिस वाले और रिगर्जिटेशन वाले सारे, तो जो वाल्वुलर लीजन्स हैं, तो दे आर वेरी वेरी इंटर रिलेटेड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एज अ होल. इंडिविजुअली तुम अगर किसी पे जाओगे ना तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एज अ होल और एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, कि हम कुछ चीजों को बहुत ज्यादा कोरिलेट करेंगे और कुछ चीजों को हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे. ठीक है, जैसे कि रूमेटिक फीवर और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आर दोस काइंड ऑफ डिजीजेस जो इंडिविजुअली भी अगर आप पढ़ लेते हो ना, क्योंकि दे आर सो डिस्टिंक्टिव कि वो आप इंडिविजुअली कर सकते हो, आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होता उसके लिए. बट MI, एंजाइना, सारे जो वेल्वुलर लीजन्स हैं, इन सब के लिए आपको कोरिलेटिबिलिटी चाहिए होती है.
just to make sure that you are going to correlate them with other diseases to differentiate them. ठीक है? हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो जरा मुश्किल थे, ठीक है? उनमें प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने क्वेश्चन दिया था हमें एक तो चेस्ट पेन के ऊपर, which a question which has never come before. चेस्ट पेन के ऊपर दिया था, उसका पहला सवाल ये था कि आपका बंदा आया है, उसको ना ब्रेस्ट बोन के नीचे चेस्ट पेन हो रही है, राइट योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, राइट 6 डिजीजेस व्हिच कैन कॉज दैट. दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच हैज नेवर एवर कम इन यूएचएस कभी भी, और हमारी बारी आ गया था. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चेस्ट पेन ऑन दैट, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि एक पेशेंट आपके पास ईआर में आप बैठे हो, आपके पास एक पेशेंट आया हु इज हैविंग हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर रेज हुआ था, साथ में उसको कार्डियक इस्कीमिक पेन हुआ है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे, रेडिएट कर रहा था आर्म के ऊपर, जॉ के ऊपर. साथ में क्या हुआ है कि उसके ट्रोपोनिन्स हाई आए हैं, उसकी एसटी सेगमेंट एलिवेशंस आई हैं ईसीजी के अंदर. व्हाट आर योर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट? एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है डेविडसन के अंदर. These were the two questions which are relatively hard from other questions. जैसे rheumatic fever आसान है, infective endocarditis आसान है, आपको पता है क्या आपने क्या करना है. मगर इस तरह के क्वेश्चन जरा मुश्किल होते हैं, they're tricky because they test you on every step. तो remembering the steps in cardiology कि आप क्या चीज पहले करोगे, क्या चीज बाद में करोगे और उसके बाद क्या करोगे, that is something very important which you have to take care of. ठीक है? तो बिफोर वी गो ऑन विद कार्डियोलॉजी, हम थोड़ी थोड़ी हर चीज के बारे में पढ़ लेंगे, जिसमें पेरिकार्डाइटिस भी होगा, इन्फेक्टिव भी होगा. इन्फेक्टिव और रोमैटिक को मैं छोड़ो क्योंकि दे डिस्टिंक्टिव हो जाते हैं. एंजाइना, एमआई, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, और जो थोड़ी बहुत जो जनरल चीजें चेस्ट पेन के साथ आती हैं, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने क्या क्या चीज पढ़नी है और हमें हमारी हर टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ताकि हम बाद में उनकी डिटेल सही तरह कर सकें. आज की क्लास थोड़ी टफ होगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. साथ साथ हम करते जाएंगे तो इवेंचुअली ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट लेटर ऑन, तो ये चीजें सारी आसान लगेंगी. आई एम गोइंग टू कीप ऑन आस्किंग यू दीस क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन, डिस्टिंक्टिव फीचर्स बारे. ठीक है? तो लेट्स बिगिन. अब जो व्हाट इज बेसिकली चेस्ट पेन? As you can see कि chest pain को अगर हम anatomically देखें तो chest के अंदर बहुत सारे organs आते हैं. You see there is the lungs, there is the GIT जहाँ पे esophagus पड़ा है, trachea पड़ा हुआ है, heart पड़ा हुआ है, आपकी chest wall पड़ी हुई है जिसके अंदर आपके bones आते हैं, जिसमें आपके muscles आते हैं, जिसमें आपके ligaments आते हैं, आपके cartilage आता है. There's so many things on the chest, and chest pain can be classically caused by different type of all these diseases, all these systems which are accompanying your chest overall. ठीक है? तो टू अंडरस्टैंड चेस्ट पेन वी आर गोइंग टू गो इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है? अब चेस्ट पेन में हम चीजें कवर करेंगे. अब कॉजेज में देखो बहुत सारे आते हैं. कार्डियक के अंदर हजारों कॉजेज आते हैं. कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एओर्टिक वाल्व रीजन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है. पल्मोनरी में तुम्हें पता है न्यूमोनिया, प्लूराइटिस, न्यूमोथोरिक्स, तुम सब पढ़ चुके हो, पता है. इमोशनल हो सकता है, बंदा एंजाइटी डिप्रेशन से आया है. वैस्कुलर में डायसेक्शन ऑफ द एओर्टा हो सकती है. न्यूरल में हर्पीज जोस्टर हो सकता है. मस्कुलोस्केलेटल में कोस्टोकॉन्ड्राइटिस इज एन इंपॉर्टेंट, टेडजस सिंड्रोम इसे कहते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे. टेडजस सिंड्रोम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के साथ होता है, ये इंपॉर्टेंट है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में तुम्हें अल्सर डिजीज आ सकती है, इसोफेजाइटिस आ सकता है, इसोफेजियल परफोरेशन आ सकती है, ये सब कुछ आ सकता है. सो चेस्ट पेन इज नॉट ओनली कार्डियक पेन. चेस्ट पेन हैज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन व्हिच यू हैव टू रूल आउट व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू. ठीक है? देखते हैं. अब हम पढ़ते क्या है, जो मेजरली चीजें हमारे पास ईआर में आती है या फिर वो ओपीडी में बैठे तो चेस्ट पेन का पेशेंट है तो हमारे पास क्या क्या चीजें आती है. मेजॉरिटी ऑफ देम आर कार्डियक, पल्मोनरी भी होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होती है, और लीस्ट लाइकली होता है मस्कुलोस्केलेटल, मगर वो प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है पेशेंट की. ठीक है? दिस इज योर क्लिनिकल कोरिलेट, पूरा का पूरा लेक्चर आज का. ठीक है? आगे चलते हैं. अब जो ऑनसेट ऑफ, जब तुम देखोगे ना पेशेंट को, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि उसका ऑनसेट क्या था. ऑनसेट इज समथिंग व्हिच रियली डिफाइंस के पेशेंट को किस तरह की डिजीज हो सकती है. जैसे अगर अक्यूट एकदम से स्टार्ट हुआ है तो इट्स मोर लाइकली कि उसको एओर्टिक डायसेक्शन हुई है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, न्यूमोथोरिक्स है, क्योंकि ये चीजें सडनली होती है. ठीक है? सब अक्यूट को अगर आप देखो और ग्रेजुअल ऑनसेट को देखो तो उसमें कार्डियक इस्कीमिया आएगा, पेरिकार्डाइटिस आएगा, न्यूमोनिया आएगा, गर्ड आएगा, जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, वक्त के साथ साथ डेवलप होती है, उनकी पेन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती जाती है. ठीक है? तो सबसे पहले तुम ऑनसेट ऑफ द पेन देख लोगे ना कि उसकी ऑनसेट ऑफ द पेन क्या चल रही है. सही है? मतलब कि दिस इज योर माइंड सेट कि तुमने किस तरह उसको अप्रोच करना है कार्डियक डिजीज को डायग्नोज करते हुए पेशेंट को. ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड योर माइंड सेट इन दिस क्लास. ये किसी बुक में नहीं है, मैंने हर जगह से घूम फिर के एक डिफरेंट किस्म की, मुनफरिद किस्म की स्लाइड्स बनाई हैं, एंड दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ योर बुक्स. ठीक है? ये कहीं भी किसी बुक्स में ज्यादा नहीं लिखा हुआ. व्हाट डज द पेन फील लाइक? अब पेशेंट कह रहा है कि उसको कार्डियक चेस्ट पेन हो रही है,
तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दैट पेन विच इज he's feeling on the type of the pain he's feeling? ठीक है, पेन के ऊपर तुम उसके डायग्नोसिस किस तरह बना सकते हो, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। पहले तो हमने क्या, लेकिन ऑनसेट हो गया, कुछ अक्यूट होती है, कुछ क्रॉनिक होती है। हमें क्रॉनिक में पता लगेगा कि कार्डिक स्कीमा ज्यादा क्रॉनिक में आता है। अक्यूट में एओर्टिक डायसेक्शन को याद कर दो, अभी दो याद कर दो, ज्यादा मत याद करो, टू मच फॉर यू टू लर्न, ठीक है। लेकिन व्हाट डज द पेन फील लाइक? जो कार्डिक पेन होती है ना, उसको बेसिकली हम एंजाइना पेन कहते हैं। अब एंजाइना पेन के अंदर तुम्हारी दो टाइप की मेजर पेन्स आएंगी, ठीक है। टाइप ऑफ पेन तो मतलब कि दो टाइप ऑफ इटियोलॉजीज होती हैं ज्यादातर जो तुम्हें कार्डिक पेन कराएंगी। एक क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है और एक अक्यूट क्रॉनरी सिंड्रोम है, ठीक है। अक्यूट क्रॉनरी सिंड्रोम की आगे 3 टाइप्स होती हैं, ये चीजें याद करने वाली हैं, आई वांट यू टू रिमेंबर दीज। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना इज डिफरेंट देन अक्यूट क्रॉनरी सिंड्रोम। अक्यूट क्रॉनरी सिंड्रोम के अंदर तुम्हारे आते हैं स्टेमी एंड अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। स्टेमी इज बेसिकली एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और जो एनस्टेमी दैट इज नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और आखिरी है ये अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर, ये वाली जो बातें हैं ना, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना और अक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम, इसको हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन टॉपिक ऑफ द थर्ड लेक्चर, इसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर ये वाली प्रॉब्लम पेशेंट को होती है तो उसकी टाइप ऑफ पेन क्या होगी? पेशेंट आए कहेगा कि मुझे लग रहा है कि मेरे छाती के ऊपर किसी ने हाथी को बिठा दिया है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा फुलनेस हो रही है चेस्ट में, बिल्कुल क्रशिंग किस्म की स्क्वीजिंग पेन हो रही है और चेस्ट प्रेशर बहुत बढ़ा है मेरी चेस्ट के ऊपर, ठीक है। कार्डिक जो एंजाइना पेन के साथ है ना, वो इस तरह अपनी पेन को बोलेगा। अब हम कार्डिक के देखें कि और दो किस्म के और एंजाइनास कौन से होते हैं। आमतौर पे एक और एंजाइना होता है जिसे हम कहते हैं पिंस मेटल एंजाइना। पिंस मेटल एंजाइना हमेशा तब होता है जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज का वेजोस्पैज्म हो जाएगा। सही है, एकदम से वेजोस्पैज्म हो गया कोरोनरी आर्टरीज का। जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वो तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से हो रहा है, क्रॉनिक कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक कर रहा है आर्टरी को। अक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम में भी कोलेस्ट्रॉल या थ्रोम्बस या एम्बोलाई का हाथ होता है। प्रिंस मेटल में क्या है कि वो वेजोस्पैज्म हो जाएगा, ठीक है। वेजोस्पैज्म होगा और वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ट्रांजिएंटली, कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली योर प्रिंस मेटल एंजाइना विदाउट एनी कॉज, सडनली एकदम हो गया, ठीक है। जो आपका है बेसिकली स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, जिसको हम टकुत्सुबो एंजाइना कहते हैं, दैट इज एंजाइना व्हिच अकर्स जब पेशेंट स्ट्रेस होता है, कोई इसको इमोशनल स्ट्रेस होता है। कभी कभार आप जाओगे ना ईआर में, तो देयर इज गोइंग टू बी दैट लेडी हु इज गोइंग टू से कि मेरे मियां ने मुझसे लड़ाई की और मैं गिर के वहां पे पड़ी हुई थी और मेरी छाती में दर्द शुरू हो गया। दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इसको स्ट्रेस इंड्यूस हो, या तो उसको एंजाइटी डिप्रेशन है, या उसको और मसले हैं, या उसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी जा रही है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, यस। तो टकुत्सुबो एंजाइना हम इसको कहते हैं, सही है। तो हमने बेसिकली कार्डियक को डिस्कस किया है अभी तक। हमें पता लग रहा है कि इसकी पेन किस तरह की, टाइटनेस, फुलनेस, क्रशिंग पेन, स्क्वीजिंग पेन, चेस्ट प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेन। आगे देखते हैं। अब एक कार्डियक टेम्पोनार्ड वाला पेशेंट आ गया है। इसकी ना बहुत वेरिएबल किस्म की चेस्ट पेन होगी। ही इज नॉट गोइंग टू बी लाइक स्क्वीजिंग है या फिर क्रशिंग है या फिर मेरे छाती पे किसी हाथी को बिठा दे, इस तरह वो कभी भी नहीं बोलेगा। वो कहेगा मुझे छाती पे ना एक अजीब सा दर्द हो रहा है, मतलब कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द पेन, ही इज गोना बी लाइक मुझे डिस्कम्फर्ट, मुझे ना घबराहट महसूस हो रही है और मुझे छाती में दर्द हो रहा है। आमतौर पर ये वेरी करता है ऑनसेट के साथ। अब कार्डियक टेम्पोनार्ड के साथ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? एक पेरिकार्डियल स्पेस जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ गया है, ठीक है। द फ्लूइड इज ऑलरेडी इन द पेरिकार्डियल स्पेस, दैट इज बेसिकली योर कार्डियक टेम्पोनार्ड, जहाँ पे ब्लड भर गया है, ठीक है। तो इसका जिस तरह से ऑनसेट होता है ना, वो वेरी करता है। पेशेंट ये भी हो सकता है कि वो हार्ट फेलियर में जाना शुरू हो जाए, उसको डिस्निया शुरू हो जाए इसके साथ, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि उसकी जेवीपी रेज हो जाए क्योंकि वो हार्ट फेलियर में जा रहा है, राइट साइड वाली जो बिल्कुल साइड है वो बिल्कुल खराब होगी, उसको स्क्विज कर दिया है पानी ने, ठीक है। तो बेसिकली हमें कार्डियक टेम्पोनार्ड थोड़ा सा हमने रिवाइज किया, कार्डियक टेम्पोनार्ड में होता क्या और पेशेंट किस तरह आएगा। वो कहेगा कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे छाती में एक अजीब सा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चेस्ट पेन इज गोइंग टू कम अप विद। आगे चलते हैं। अब कार्डियक में अगर हम एओर्टिक डायसेक्शन की बात करें तो किस तरह का चेस्ट पेन होगा? इज गोइंग टू बी लाइक कि मुझे ऐसा लगे जैसे कि किसी ने कुछ चीर फाड़ दिया मेरे अंदर, रिपिंग एंड टेयरिंग चेस्ट पेन कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ना, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में तुम्हें यही हिंट्स देंगे, ये तुम्हारे क्वेश्चन से ही उठाई हुई सारी हिंट्स है मैंने, अगर उठाएंगे ना तो ऑल दीज हिंट्स आर फ्रॉम योर क्वेश्चंस। अभी हम इन्हीं डिजीजेस के ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे सिम्टोमेटिकली और डायग्नोस्टिकली, ठीक है। तो कार्डियक में जब एओर्टिक डायसेक्शन होती है तो इसके लिए भी रिपिंग एंड टेयरिंग चेस्ट में, जिसमें पेशेंट कहेगा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि छाती में से किसी ने कुछ फाड़ दिया और मेरी कमर में दर्द जा रहा है सारा,
ठीक है. बेसिकली aortic dissection is when the aorta is dissected in the इंटिमा या मीडिया में वो डायसेक्ट करता है, सारा ब्लड उसकी वॉल में जाना शुरू कर देता है. दैट इज एओर्टिक डायसेक्शन. ठीक है. तो अभी तक हमने 3 किस्म की पेन डिस्कस की. एक हमने एंजाइना की पेन डिस्कस की, फिर हमने मायोकार्डियल हमने पेन डिस्कस किया उसकी क्या कहते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड की, फिर हमने अब डिस्कस किया एओर्टिक डायसेक्शन की पेन. ठीक है. तो ये सारी पेन्स एक दूसरे से डिफरेंट है. दैट इज द पॉइंट बेसिकली. ये ऐसे ऐसे तो यू आर गोइंग टू ग्रैब ऑल दीज थिंग्स. अभी बेशक याद नहीं होता तो इट्स ऑलराइट, कुछ नहीं होता. ठीक है. अगर याद नहीं होता तो कंप्लीटली ऑलराइट, नथिंग टू वरी अबाउट. रेस्पिरेटरी अगर आ जाते हैं प्रॉब्लम्स, तो पेशेंट कहेगा कि मुझे प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो रहा है. व्हाट इज अ प्लूरेटिक चेस्ट पेन? प्लूरेटिक चेस्ट पेन इज अ पेन व्हिच इज शार्पेंड व्हेन यू इंस्पायर. सांस लेते हुए छाती में दर्द बढ़ जाता है मेरा. ठीक है. इससे तुम्हारा शक जाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे, न्यूमोथोरैक्स पे, न्यूमोनिया पे, प्लूराइटिस पे. अब इसमें रेस्पिरेटरी के साथ जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है ना, वो है पेरिकार्डाइटिस. पेरिकार्डाइटिस की चेस्ट पेन जो होती है ना, वो प्लूरेटिक चेस्ट पेन होती है. मतलब इंस्पायर करते हुए पेशेंट को दर्द ज्यादा होना शुरू हो जाता है. दैट इज बेसिकली पेरिकार्डाइटिस. अभी हम आगे देखते हैं तो पेरिकार्डाइटिस में हमें और भी चीजें मिलेंगी कि उसमें क्या क्या होता है. तो हमने भी हार्ट की जो बेसिकली चीजें डिस्कस की, दैट इज एंजाइना, टेम्पोनार्ड, डायसेक्शन एंड पेरिकार्डाइटिस. पेरिकार्डाइटिस में सांस के साथ दर्द होगा. प्लूरेटिक चेस्ट पेन शार्पेंड बाय इंस्पिरेशन. ठीक है. एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? से यस इफ इज एवरीथिंग फाइन. थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन दिस इज योर ओरिएंटेशन क्लास. मैं तुम्हारी ओरिएंटेशन बिल्ड कर रहा हूँ कि तुमने कार्डियक पैथोलॉजीज को कैसे पढ़ना है. मुश्किल लगता है कोई बात नहीं, जस्ट हैंग ऑन विद मी. वी आर गोइंग टू मेक इट इजी एज वी गो ऑन. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे आई कुड डू इट फॉर यू गाइस. ठीक है. अब जीआई ट्रैक पे चले जाएं. हमने पल्मोनरी भी पढ़ लिया. अब हम जीआई ट्रैक पे जाते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ पेन इज द पेशेंट गोइंग टू कम विद? गर्ड में या हियाटल हर्निया या इसोफेजाइटिस में ही इज गोइंग टू बी लाइक रेट्रोस्टर्नल बर्निंग चेस्ट पेन हो रही है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छाती में जलन हो रही है. ठीक है. ये स्क्वीजिंग पेन भी होती है और एंजाइना की तरह प्रेजेंट करती है. इसको हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे. तो गर्ड गर्ड का तुम्हें पता है क्या होता है कि रिफ्लक्स हो रहा है. हाइयाटल हर्निया क्या करता है कि आपकी गर्ड को इंक्रीज करता है. इसोफेजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस. ठीक है. साथ में अगर परफोरेशन हो जाएगी तो सबस्टर्नल टेयरिंग पेन आएगी पेशेंट को. ठीक है. अगर परफोरेशन ऑफ द इसोफेगस के साथ आता है. तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा यूएचएस में आया था, दैट वाज के पेशेंट आता है रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, उसको पेन हो रही है ब्रेस्ट बोन के नीचे विच इज द स्टर्नम. तो उसके पीछे क्या क्या चीजें हो सकती है? वी हैड टू डिसाइड दिस एनाटॉमिकली. तो उसका कोई क्वेश्चन था ना का आंसर था कि गर्ड हो सकता है, उसको इसोफेजाइटिस हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट की एओर्टिक डिसरप्शन हो सकती है, पेशेंट को साथ में जो पेन है वो ट्रेक्यू ब्रोंकियल डिसरप्शन की वजह से हो सकता है. ठीक है. साथ में उसको एंजाइना के पेन हो सकता है रेट्रोस्टर्नल, या उसको कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है. तो दिस वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, जो काफी बच्चों को नहीं आ रहा था. ठीक है. तो इस तरह यू हैव टू रिमेंबर एनाटॉमिकली भी और किस तरह चल रहे हैं हम. आगे चलते हैं. जीआई ट्रैक में कभी कभार हार्ट बर्न और एंजाइना की तरह डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म भी प्रेजेंट करता है चेस्ट पेन में, जिसमें आपका पूरा जो जीआई ट्रैक का जो इसोफेगस है ना, इज गोइंग टू गो इन स्पैज्म. सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, अजीब सी शेप आ जाएगी. यू कैन सी दी बेरियम swallow of this patient. You can see how much deformed this barium swallow is. This is basically esophageal spasm. ये मैंने बस ऐड कर लिया क्योंकि it's a distinctive thing. आगे चलते हैं. esophageal rupture, severe retrosternal chest pain आ रही है, बहुत शदीद किस्म की दर्द हुई, एकदम से बहुत शदीद किस्म की टेयरिंग चेस्ट पेन हुई. यू गो फॉर एओर्टिक डायसेक्शन या फिर esophageal rupture. ये दो चीजें होती है जो severe टेयरिंग चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है. ठीक है. बहुत दर्द हो रही होती है और पेशेंट का सारा बीपी शीपी सब कुछ तबाह हो चुका होता है जब वो आता है. ठीक है. अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. तो हमने डिस्कस कर लिया कार्डियक, पल्मोनरी और जीआई ट्रैक की डिफरेंट पैथोलॉजीज जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकती है. ठीक है. अब सबको समझ आ गई? यहां तक कोई मसला तो नहीं हो रहा? से यस. ठीक है. परफेक्टली फाइन. अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेन इन डिटेल. अब वो जो पेन है, वेयर डज इट रेडिएट? वो पेन जाती किधर है? मतलब पेशेंट आया है पेन के साथ, यू नीड टू नो कि वेयर इज दैट पेन रेडिएटिंग, बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू टू डिसाइड कि उसको पेन किस ओरिजिन से हो रही है. ठीक है. तो अगर हम इस्कीमिक चेस्ट पेन की बात करते हैं जिसमें एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम आता है और स्टेबल एंजाइना आता है, पहले मुझे बताओ एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम में कौन कौन से क्या क्या टाइप्स होते हैं एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम की? एनीवन इन दी चैट? आई एम गोइंग टू गिव यू अ चॉकलेट व्हेन द कॉलेज ओपन्स.
ACS की टाइप्स बता दें। नूर खालिद, STEMI and stable angina, you win it। ठीक है, नूर खालिद ने पहले आंसर दिया, she's going to get a chocolate। ठीक है, STEMI and unstable anginas are the ones which are classified under ACS। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे परसों। अब इस्केमिक चेस्ट पेन की रेडिएशन कहाँ पर होती है? मैं तुम्हें बताता हूँ, हुआवे में 10 लाइट, आई विल टेल यू कि कहाँ पे। इसका भी हम करते हैं आंसर। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल आगे आगे, सही है। अब पेन की रेडिएशन को देखते हैं। पेन की रेडिएशन देखो कि इस्केमिक चेस्ट पेन है ना, इज गोइंग टू बी सबस्टर्नल, मगर इज गोइंग टू बी प्रीडायलेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। आमतौर पे पेशेंट कहता है मुझे छाती में हर तरफ दर्द हो रही है, और वो किसी पिन पॉइंट नहीं कर सकता जगह को कि किस जगह पर हो रही है। इनएबिलिटी टू पिन पॉइंट। इट कैन गो टू द लेफ्ट शोल्डर, इट कैन गो टू द आर्म, इट कैन गो टू द जॉ। तो मतलब पेशेंट की जो पूरी लेफ्ट साइड है ना, वो इन्वॉल्व हो रही होगी, उसकी छाती इन्वॉल्व हो रही होगी, और साथ में ही इज गोइंग टू से कि आई कैन नॉट लोकलाइज द पेन, आई कैन नॉट पिन पॉइंट अ स्पेसिफिक प्लेस जहां पर मुझे दर्द हो रही है। ठीक है, जो गर्ड का पेन होता है ना, दैट इज रेट्रोस्टर्नल, मगर इट इज नॉट नेसेसरीली ऑन द लेफ्ट साइड, इट कैन गो टू द राइट साइड एज वेल। मतलब कि बैक में, जॉ में, नेक में, दोनों आर्म्स में जा सकता है गर्ड का पेन। जो इस्केमिक चेस्ट पेन, इट इज मेजरली गोइंग टू द लेफ्ट साइड, मगर गर्ड का पेन दोनों तरफ जा सकता है। इट्स गोइंग टू गो टू द बोथ आर्म्स, इट्स मोर लाइकली टू गो टुवर्ड्स द बोथ आर्म्स। जो स्टेबल एंजाइना और जो इसका इस्केमिक चेस्ट पेन का, इट कैन आल्सो गो टू द राइट आर्म, मगर द पॉइंट इज इट्स मोर प्री डायलेक्टेड टुवर्ड्स गोइंग टू द लेफ्ट आर्म। ठीक है। अब जो टेयरिंग चेस्ट पेन था, जो एओर्टिक डायसेक्शन का था, दैट इज गोइंग टू गो टू द टुवर्ड्स द बैक। ठीक है, वो बिल्कुल कमर में जाएगा पेशेंट की, इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है। और अगर पेशेंट कहता है कि ही कैन कंप्लीटली लोकलाइज दैट पेन, कहता है कि मुझे हाथ ला के दिखाता है कि मुझे इस जगह पे दर्द हो रही है, दैट मीन्स कि उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन है। ठीक है, यहाँ पे तो मस्कुलोस्केलेटल का याद कर लो कि पेशेंट कैन इजीली लोकलाइज दैट पेन। उसकी रेडिएशन इतनी नहीं होती, दैट इज बेसिकली रेडिएटेड, मगर उसका एक फोकस होता है उस पेन का, जो बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल की पेन होती है। ठीक है, तो पेशेंट इज गोइंग टू टेल यू कि मुझे दर्द हो रही है, और ही इज गोइंग टू पुट हिज फिंगर कि इस जगह पर दर्द हो रही है। मैं उठता हूँ, हाथ को आगे करता हूँ, तो मुझे ज्यादा दर्द होती है। दिस इज मोर पोस्चुरल पेन, ये मस्कुलोस्केलेटल की पेन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। चेस्ट पेन ऑफ एन इस्केमिक चेस्ट पेन, गर्ड की पेन, टेयरिंग चेस्ट पेन जो एओर्टिक डायसेक्शन की भी रेडिएट टुवर्ड्स द बैक करेगी। अब याद रखना, एक पेशेंट आता है ना, वो सेज कि मुझे बहुत शदीद किस्म की टेयरिंग चेस्ट पेन हो रही है, इट्स रेडिएटिंग टुवर्ड्स द बैक। आगे हम बताते हैं बातें उसके बारे में भी, उसके ब्लड प्रेशर के बारे में भी और सब कुछ। ठीक है, तो गो फॉर एओर्टिक डायसेक्शन। मेजरली इज गोइंग टू बी एओर्टिक डायसेक्शन। इसोफेजियल रप्चर इतना कॉमन नहीं होता, तो पूछते नहीं है, एंड इट यूजुअली डज नॉट रियली रेडिएट टुवर्ड्स द चेस्ट। इट्स आगे रेडिएट टुवर्ड्स द बेस्ट, सॉरी, बैक, जो इसोफेजियल रप्चर का होता है। कुछ केसेस में कर सकता है, मगर उसके थोड़े से सिम्टम्स डिफरेंट होंगे तुम्हारे इसोफेजियल रप्चर के। क्योंकि अब देखो, एओर्टिक डायसेक्शन में तो तुम्हारा डायसेक्ट कर रहा है ना एओर्टा, तो उससे पेशेंट की पल्स खराब होगी। पेशेंट का ब्लड कहीं और जा रहा है ना, तो उसकी पल्सेस खराब हो जाएंगी। इसोफेगस में तो ब्लड का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसकी पल्सेस ठीक रहेंगी। ठीक है, तो दोनों में इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तुम। आगे चलते हैं, हम इसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ रिव्यू कि तुम्हें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए चेस्ट पेन के बारे में। अब प्रोग्रेशन और पेलिएशन देखते हैं कि वो जो चेस्ट पेन थी, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वो किस तरह की चेस्ट पेन थी। टाइप में हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ। हम चेक करें कि वो फिर हमने उसकी चेक की कि रेडिएशन किस तरह की थी चेस्ट पेन की, किस किस जगह पे वो जा रही थी। इस्कीमिक वाली लेफ्ट साइड पे जा रही थी, है ना, और जो बाकी वाली थी, कर्ड वाली, इट्स नॉट नेसेसरी ऑन द लेफ्ट साइड, सबस्टर्नल थी। एओर्टिक डायसेक्शन वाली बैक में जा रही है। सही है, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन और पेलिएशन, हाउ दीज द चेस्ट पेन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। स्टेबल एंजाइना का याद रखो। स्टेबल एंजाइना के क्वेश्चन में वो तुम्हें हमेशा बोलेगा दैट द पेन एग्जैजरेट्स ऑन रेस्ट, ऑन एक्सर्शन। जैसे ही पेशेंट एक्सर्ट करता है, 55 साल का बूढ़ा आया है, वो सुबह अपनी गाड़ी को जैसे ही धोना शुरू कर देता है, उसको ना छाती में दर्द शुरू हो जाता है। छाती का जो दर्द है वो इस तरह के कि उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी हाथी ने बिठा दिया है, या फिर उसको बहुत ज्यादा स्क्वीजिंग और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, टाइटनेस महसूस होती है चेस्ट में। ठीक है, लेकिन जब वो रेस्ट करता है तो वो ठीक हो जाता है। ये है बेसिकली स्टेबल एंजाइना का पेशेंट। ठीक है, जो वेजोस्पास्टिक वाला पेशेंट है ना, जो प्रिंस मेटल एंजाइना वाला है, वो यूजुअली आमतौर पे अकर्स एट रेस्ट या यूजुअली एट नाइट। खवातीन में होता है यूजुअली कॉमन वेजोस्पास्टिक प्रिंस मेटल एंजाइना, क्योंकि स्पैज्म हो रहा है, कोई प्रीडायलेक्शन नहीं है। ठीक है, कभी भी हो सकता है, यूजुअली नाइट के वक्त होता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड चेस्ट पेन में आपको उसको इमोशनल स्ट्रेस की आपको हिस्ट्री मिलेगी थोड़ी सी, कि वो इमोशनल स्ट्रेस में गया तो उसको चेस्ट पेन हुआ।
ठीक है। अब पेरिकार्डाइटिस इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे यहीं पे याद कर लो ताकि तुम्हें बाद में कभी मसला ना हो इसको करते हुए। जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि पेशेंट को प्लूरेटिक चेस्ट पेन है और उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, साथ में उसकी चेस्ट पेन लेटे हुए खराब होती है, और जैसे ही वो बैठता है और आगे की तरफ झुकता है उसकी पेन ठीक हो जाती है। यू गो फॉर पेरिकार्डाइटिस, चुप करके कुछ चीजें मत देखो और यू गो फॉर पेरिकार्डाइटिस। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पेरिकार्डाइटिस। एक बंदा आया है, सांस लेते हुए उसको दर्द ज्यादा होती है चेस्ट में, प्लूरेटिक चेस्ट पेन के अंदर है, वर्स व्हेन लाइंग सुपाइन, रिलीव्ड बाय सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड, दैट इज पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस का बंदा इस तरह आता है, वो आगे की तरफ झुका हुआ होगा और वो बैठा हुआ होगा आगे की तरफ होगी, बिकॉज उसको उसकी पेन तब ही ठीक होती है जब वो आगे की तरफ झुकता है, क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है लंग्स की तरफ से। गर्ड के वाले जो पेशेंट होगा वो कहेगा कि उसका खाने के बाद होता है, पोस्ट प्रैंडियल पेन होगी, उसको खाना खाया उसके बाद छाती में दर्द शुरू हो गया, जलन सी महसूस हो रही थी खाना खाने के बाद, इस तरह की वो बातें करेगा। रिलेशनशिप विद फूड तुम्हें नजर आएगा, और जैसे ही वो लेटेगा तो वर्स पे लाइन डाउन हो जाएगा उसका। ठीक है। इसोफेजियल स्पैज्म में अकर्स एट रेस्ट और नो स्पेसिफिक पैटर्न। तो अभी जो इस स्टेज पे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, प्रोग्रेशन और पेलिएशन में याद करने वाली चीज इंपॉर्टेंट, दैट इज दैट यू मस्ट रिमेंबर पेरिकार्डाइटिस की क्या प्रोग्रेशन और पेलिएशन होती है। Worse when lying supine and relieved by sitting up and leaning forward. This is purely pericarditis. Stable angina का याद रख लो कि exertion exaggerates it और rest relieve करता है। जो ACS है ना, वो different है, that is not going to be correlated with exertion, उसका different होगा सीन, वो हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ इतना याद कर लो। आगे चलते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट पे आ जाओ। तुमने देख लिया, तुमने नंबर 1 तुमने देखा उसकी टाइप ऑफ पेन क्या थी, रेडिएशन क्या थी, उसकी पेन को बढ़ती कैसी थी, कम कैसी होती, तुमने हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन ले ली। अब बाकी जो हिस्ट्री है पेशेंट की उस पर चलते हैं हम। डेमोग्राफिक्स देख लो तो पहले पेशेंट की। अगर पेशेंट 55 साल से ऊपर है ना, is greater than 55, then he is an increased risk of acute coronary syndrome and angina. अगर वो छोटा पेशेंट, अगर फॉर एग्जांपल 18 साल का मेडिकल स्टूडेंट जाता है पेन के साथ, चेस्ट पेन में, तो तुम्हें तो नहीं लगेगा ना कि इसको, यू बी लाइक इसको तो कार्डियक ओरिजिन नहीं हो सकता, इसको कोई और इशू हो सकता है। एक बॉडी बिल्डर जाता है जो सिर्फ 21 साल का है, उसको तुम्हें चेस्ट पेन नहीं लगेगा ज्यादातर। एक बूढ़ा बंदा जाता है जिसको डायबिटीज की हिस्ट्री, जिसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, जिसको हाइपरलिपिडेमिया की हिस्ट्री है, 55 इयर्स ओल्ड है वो, बल्कि 65 इयर्स ओल्ड है, दैट इज द पेशेंट जिसको होगा आपको एसीएस या एंजाइना। ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और एंजाइना इस तरह के पेशेंट्स में ज्यादा होता है। और अगर वो 40 से कम है तो इवैल्यूएट द पेशेंट फॉर अदर कॉजेस, तुम्हारा क्लिनिकल डायग्नोसिस किसी और तरफ जाना चाहिए उसकी एज के मुताबिक। ठीक है। वुमेन लेस देन 50 एक्सेप्शन है, ये प्रिंस मेटल में हो सकता है, और एक और स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ज्यादा कॉमन होती है। ये दो एक्सेप्शंस है, बाकी आमतौर पे दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल, नॉट द मोस्ट एक्यूरेट बट द मोस्ट प्रोबेबल प्रेजेंटेशन ऑफ ए पेशेंट एज के मुताबिक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमने पेन के बारे में डिस्कस किया, हिस्ट्री ऑफ पेन की बात कर ली। अब हमारे उसकी हिस्ट्री, जो बाकी हिस्ट्री है, डेमोग्राफिक्स को हमने देख लिया उसकी। ठीक है, अदर सिम्टम्स में आ जाते हैं। अदर सिम्टम्स में याद रखना, अगर पेशेंट को फीवर है ना, या तो उसको इन्फेक्शियस प्रोसेस है या तो उसका कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इन्फेक्शियस प्रोसेस में आता है न्यूमोनिया और मीडियास्टिनाइटिस। मीडियास्टिनाइटिस तब होता है जब इसोफेजियल रप्चर होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियास्टिनम कहते हैं, वाइडनिंग ऑफ द मीडियास्टिनम कहते हैं इसको। ठीक है, न्यूमोनिया और मीडियास्टिनाइटिस में इन्फेक्शियस प्रोसेस है, इसमें फीवर होगा पेशेंट को। पेरिकार्डाइटिस में फीवर होगा, पेशेंट कहेगा पेरिकार्डाइटिस वाला कि मुझे बुखार, मुझे ना आप उसका भी आपको तो पहले वो ये बोलेगा ना कि मैं लेटता हूँ तो मुझे दर्द ज्यादा होता है, जब मैं बैठता हूँ तो फिर मेरा दर्द ठीक हो जाता है, आगे झुकने से बिल्कुल ठीक हो जाता है दर्द। साथ में क्या होता है कि मुझे सांस लेते हुए ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है। कितना बुखार है? 100, 101। ये पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है सबको कि उसको बुखार हो रहा है क्योंकि उसका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अगर रैश, फीवर, आर्थ्रेल्जियाज और प्लूरेटिक चेस्ट पेन सब कुछ है तो ये लूपस का पेशेंट हो सकता है। रैश, फीवर, आर्थ्रेल्जिया, जैसे ये लूपस हमने पहले पढ़ा था, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, इसकी क्योंकि प्लूराइटिस होता है तो प्लूराइटिस चेस्ट पेन की तरह प्रेजेंट कर सकता है, तो लूपस के पेशेंट में भी चेस्ट पेन हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बेशक याद मत करो। अब डिस्निया क्या होता है? फीवर का तो हमें पता लग गया ना कि पेरिकार्डाइटिस के साथ इसका कोरिलेशन है, हमने काफी चीजें पेरिकार्डाइटिस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्निया की तरफ आते हैं। डिस्निया इज बेसिकली ब्रेथलेसनेस।
ब्रेथलेसनेस आमतौर पे कभी कभार इस्कीमिक चेस्ट पेन जो होता है ना, वो आमतौर पे ब्रेथलेसनेस की तरह प्रेजेंट करता है। वो चेस्ट में, छाती में दर्द नहीं होगा, मतलब कि वो रेडिएशन भी नहीं होगी, उसकी सेंट्रल चेस्ट पेन है, लेफ्ट साइड वाला चेस्ट पेन नहीं होगा। जो विमेन डायबिटिक्स और एल्डरली होते हैं ना, उनको कभी कभार चेस्ट पेन में ना डिस्निया ज्यादातर होता है। ठीक है, डिस्निया के साथ वो प्रेजेंट करते हैं, ब्रेथलेसनेस हो रही है। साथ में डिस्निया पल्मोनरी कॉजेज बहुत ज्यादा होती हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में तुम्हें पता है, न्यूमोनिया में, न्यूमोथोरेक्स में, प्लूराइटिस में, इन सब में डिस्निया हो रहा है। अगर पेशेंट चेस्ट पेन और डिस्निया के साथ आ रहा है, तुम्हें पता है कि तुमने क्या देखना है। आप इस्केमिक चेस्ट पेन को देख सकते हो, पल्मोनरी कॉजेज को देख सकते हो। ठीक है, अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ फीवर के साथ आ रहा है, तो तुमने इन्फेक्शियस प्रोसेस को देखना है, तुमने इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को देखना है कि इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है पेशेंट को। बाकी चीजें भी देखोगे, लेकिन दीज आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू लुक फॉर। अब डिस्फेजिया और डायनोफेजिया आ गया। अगर पेशेंट निकल नहीं सकता, देन यू गो फॉर के भाई ये तो इसोफेजियल प्रॉब्लम हो रहा है इसको, या इसको इसोफेजाइटिस है, और डायनोफेजिया इज लाइक इसोफेजाइटिस। ठीक है, या उसको डिस्फेजिया हो रहा है। डिस्फेजिया एक्लेजिया में हो सकता है, डिस्फेजिया इसोफेजियल परफोरेशन में हो सकता है, उससे घूंट नहीं लिया जाएगा पेशेंट से, उसको दर्द होती है घूंट लेते हुए। इसोफेजियल तब, इसोफेगस तब हुआ है ना उसका। ठीक है, तो इस तरह प्रेजेंट करेगा। रेड स्वॉलन लेग आपको नजर आ जाता है, तो डीवीटी थी उसको, डीवीटी की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, आपका शक पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जाना शुरू हो जाएगा चेस्ट पेन के साथ साथ। अदर सिम्टम्स आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर उसने और क्या क्या बताया था। पहले तो वही बताएगा ना क्वेश्चन के अंदर कि उसको चेस्ट पेन था, किस चीज से एग्जैजरेट होता है, किस चीज से प्रोग्रेस होता है, किससे सही होता है, रेडिएशन कहाँ पर है। फिर वो उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स की तरफ चला जाएगा कि उसको डिस्निया हो रहा था या फीवर हो रहा था, क्या चीज उसके साथ चेस्ट पेन के साथ हो रही थी उसको। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू डायग्नोज द पेशेंट, लर्न द आर्ट ऑफ डायग्नोसिस। इसका बेशक रट्टा मत मारो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारी चीजें याद होती जाएंगी वक्त के साथ साथ, पढ़ोगे याद हो जाएगी। जस्ट मेक योर अपनी जो अप्रोच है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करो कि किस तरह लेके जाना है। अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन कैसी होनी चाहिए तुम्हारी, आई एम बिल्डिंग दैट राइट नाउ। तो क्वेश्चन इस तरह ही होता है ना कि 28-year-old मेल प्रेजेंटेड इन द ईयर विद चेस्ट पेन, तो फलाना 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 सारे सिम्टम्स। तो दैट इज द अप्रोच दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड यहाँ पर, कि क्वेश्चन करना किस तरह है। फीवर का याद रखो यहाँ पे, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वाली बात, पेरिकार्डाइटिस। डिस्निया में याद रखो इस्कीमिक चेस्ट पेन प्रेजेंट कर सकता है, ब्रेथलेसनेस। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूंगा, ऑर्थोपनिया और डिस्निया तब होता है जब पल्मोनरी एडीमा होता है, और पल्मोनरी एडीमा तब होता है जब आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडीमा होता है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं। अदर फैक्टर्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स देख लो। अगर हम जाते हैं रिस्क फैक्टर्स एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स में, उसमें आता है डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग। ये सारे इस्कीमिक चेस्ट पेन की तरफ पॉइंट आउट करेंगे तुम्हें। मेरी आवाज आ रही है? मेरा कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, कैन यू ऑल हियर मी? से यस इफ यू कैन हियर मी। ठीक है, परफेक्टली फाइन। अच्छा, तो रिस्क फैक्टर्स जो एथेरोस्क्लेरोसिस के होते हैं ना, जैसे इस्कीमिक चेस्ट पेन का पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस होगा उसको, उसकी हिस्ट्री में एचएलडी होगा। 56-year-old patient came with a chest tightening, a feeling of chest tightening and severe chest pain radiating to the jaw, radiating to the left arm. He also has a history of diabetes mellitus, hypertension, and hyperlipidemia. He's also a smoker. You go for कि या तो इसको acute coronary syndrome है, या इसको ischemic chest pain है, या इसको stable angina है। ठीक है, इनहेरिटेड कोलेजन डिसऑर्डर की अगर वो हिस्ट्री देता है, कहता है कि एक पेशेंट आया है, उसको ना सवेयर बैक में पेन जा रहा है, और बहुत ज्यादा टेयरिंग और रिपिंग चेस्ट पेन था उसको। ठीक है, 42 years old पेशेंट है। साथ में उसके जो साथ में उसका अटेंडेंट है, वो कहता है कि इसके ना बचपन से मार्फन सिंड्रोम या एलर्ट-डायनोस सिंड्रोम की हिस्ट्री है। दिस पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स एओर्टिक डायसेक्शन। ठीक है, अगर इस तरह की कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वो साथ में हिस्ट्री दे रहा है, तो तुम्हारा शक जाना चाहिए कि वो एओर्टिक डायसेक्शन की बात कर रहा है। सही है। Prolonged immobilization, surgery, on oral contraceptive pills की usage और hypercoagulability points toward pulmonary embolism. बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी डिस्कस करता हूँ। इनहेरिटेड कोलेजन डिसऑर्डर और रिस्क फैक्टर्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद होना चाहिए। अगर एक पेशेंट आता है ना, टॉल, थिन, प्रीवियसली हेल्दी और स्मोकर है वो, तो उसमें स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स हो सकता है। अगर उस पेशेंट की एओर्टिक डायसेक्शन के लिए तुमने इन्वेसिव कैथेटराइजेशन की है, तो कार्डियक टेम्पोनेट का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, ड्रग हिस्ट्री में कोकेन पॉइंट्स टुवर्ड्स acute coronary syndrome और vasospastic angina। ठीक है, ये अदर फैक्टर्स है which are going to give you a clue कि किस तरह तुम्हारा डायग्नोसिस जा रहा है। सही है। अब मैं जरा तुम्हें देता हूँ, एक पेशेंट का बताता हूँ, यू हैव टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। तुम्हारे पास एक, तुम ईआर में बैठे एक पेशेंट आता है, उसको शदीद, उसको फीवर है,
फीवर के साथ व्हाट ही सेज के उसका जो चेस्ट पेन है ना वो लेटे हुए ठीक रहता है, जब वो लेटे हुए खराब होता है, जैसे वो उठ के बैठता है तो वो बेहतर शुरू हो जाता है, और जैसे वो आगे की तरफ झुकता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है पेन। पेरिकार्डाइटिस। वेरी गुड, वेरी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू गाइस। ऑनेस्टली तुम लोग बिल्कुल बहुत फिट किस्म के जवाब दे रहे हो। दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोच आई एम ट्राइंग टू बिल्ड। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ऑल द पीपल विद ए विल गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक लड़का आता है, क्या कहते, एक औरत आती है, रात को उठती है, कहती है कि मुझे ना स्टेबल, मुझे ना एकदम से चेस्ट पेन होता है, और खुद ब खुद ही वो ठीक हो जाता है, ठीक है। ना ही मैं कोई एक्सर्शन करती हूँ, ना ही मैं कुछ करती हूँ, सारी मेरी ईसीजी रिपोर्ट्स भी ठीक आई है, ना ही मुझे किसी चीज की हिस्ट्री है, रात को मैं उठ जाती हूँ चेस्ट पेन की वजह से। क्या हो सकता है? All the people with A says pins matter in China. Very good. Guys, I'm so impressed. This is what I wanted. This is the approach that I wanted. Shabash. Very impressed. अब हम जाते हैं एक एग्जामिनेशन के ऊपर पेशेंट की। गुड जॉब गाइस, वेरी हैप्पी, ठीक है। अब हम जाते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट की तरफ कि एग्जामिनेशन में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें क्या क्या, तो क्वेश्चन में तुम्हें वो चीजें बताएगा। व्हाट आर द थिंग्स इज गोइंग टू टेल यू इन द क्वेश्चन। सही है। पेशेंट को ज्यादातर होता है चेस्ट पेन के साथ डायफरेसिस, डिस्निया, एंग्शियसनेस होगी। डिस्निया तो पता है कि हमने डिस्निया को डिस्कस कर लिया, इस्केमिक चेस्ट पेन हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी कॉजेज हो सकते हैं डिस्निया में। डायफरेसिस पसीना आता है आमतौर पर पेशेंट को, ठीक है। एंग्शियस भी होते हैं पेशेंट्स, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, ये जनरल फीचर्स में होगा, इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है। आया क्या होगा, वाइटल साइंस डिरेंजमेंट कब होगी, पेशेंट को हाइपोटेंशन कब होगी, ठीक है। हाइपोटेंशन तब होती है जब वो अक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम में जाता है। अक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम क्या करेगा कि पेशेंट के ना ब्लड कम हुआ है हार्ट के अंदर, कोई जगह इन्फार्क्ट हो गई है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर गई है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर गिर गया है, ठीक है। एओर्टिक डाइसेक्शन में पेशेंट की पल्सेस भी गायब होंगी। साथ में एक और प्रॉब्लम क्या होगा कि फौरन उसी वक्त उसकी ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है, फटाफट, सही है। इपल्मोनरी एम्बोलिज्म में ब्लड प्रेशर गिरेगा, टेंशन न्यूमोथोरिक्स में भी गिरेगा, कार्डिक टेम्पोनेट, क्योंकि टेम्पोनेट ने उसको कवर कर लिया हर तरफ से, हार्ट को उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर दी, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा पेशेंट का। जब स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो जगह ही नहीं हार्ट के लिए एक्सपैंड करने के लिए, मसल्स के लिए बढ़ने की जगह ही नहीं है, हर तरफ से उसको टाइटली उसको कंट्रोल कर लिया। जैसे किसी बंदे को टाइट कपड़े पहना दो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पुरानी शर्ट पहन लूं तो मुझे तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दैट इज बेसिकली कार्डिक टेम्पोनेट नॉट अलाउइंग मी टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, ठीक है। तो कार्डियक टेम्पोनेट में हाइपरटेंशन होगी। इसोफेजियल रप्चर में इसलिए होगी क्योंकि पेशेंट लेट हाइपरटेंशन होती है इसोफेजियल रप्चर में, बिकॉज पेशेंट इज गोइंग इन सेप्सिस, साथ में उसका फ्लूइड लॉस हो जाता है, थोड़ी सी लेट होती है। एओर्टिक डायसेक्शन में फटाफट हो जाती है अगर वो प्रोग्रेस करती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एओर्टिक डायसेक्शन और इसोफेजियल रप्चर को डायग्नोस करने में, वो हम डिस्कस करते हैं आगे, सही है। लेट्स गो। अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि उसको नंबर वन उसके जनरल साइंस और हाइपरटेंशन, ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी कि किस किस में होगी। बेशक याद मत करो, अभी मैं बताता हूँ याद करना क्या है। जेवीपी रेस कब होती है, जुगुलर वेनस प्रेशर कब रेस होगा। पेशेंट को साथ में तुमने लिटाया तो तुमने उसका देखा कि उसकी सारी जो जेवीपी ना वो रेस नजर आ रही है, तुमने देख लिया उसको स्मार्टली रेस, यू कैन सी इट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हमने डिस्कस किया हुआ है, उसमें होती है। न्यू ऑनसेट एमआई जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की वजह से हुई है, उसमें हुई है क्योंकि पेशेंट के एरियाज इन्फार्क्ट हो गए हार्ट के, हार्ट इज नॉट पंपिंग प्रॉपर्ली, वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जा रहा है पेशेंट, ठीक है। एमआई में ये हो गया ना कि उसके पेपरी डिसफंक्शन हो गया एसीएस की वजह से, जिसके वॉल्स नहीं काम कर रहे, साथ में उसका स्कार टिश्यू बन गया हार्ट के अंदर, वो पंप सही नहीं कर रहा, वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जाना शुरू हो गया। उसका क्या हुआ है कि उसका रेज हो गया है वॉल्यूम ऑफ द जेवीपी। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या हो रहा है कि हार्ट में जगह ही नहीं कि जेवीपी अपना सारा वॉल्यूम लोड है वो हार्ट में डाल ही नहीं सकता, तो कार्डियक टेम्पोनेट में भी रेज हो जाएगा जेवीपी, सही है। तो रेज जेवीपी का तुम्हें नजर आता है तो तुम्हारा शक इस तरफ जाना चाहिए, कार्डियक टेम्पोनेट, न्यू ऑनसेट एमआई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब कार्डियक टेम्पोनेट के हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर। हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं इसके ऊपर से। अभी कार्डियक टेम्पोनेट का हमने देखा था पहले कि उसमें ब्लड प्रेशर तो गिर रहा है, हाइपरटेंशन में जा रहा है पेशेंट, ठीक है। साथ में हमने ये भी देख लिया कि उसकी डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स हो रही है, ठीक है, जेवीपी रेज हो रही है। अब हम एक और चीज उसमें कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं कि कार्डिक टेम्पोनेट के साथ उसके हार्ट साउंड डिस्टेंट हार्ट साउंड हो जाएंगे। जेवीपी टेंशन न्यूमोथोरिक्स में भी होती है, थैंक यू विशाल दाऊद, टेंशन न्यूमोथोरिक्स में भी जेवीपी रेज होगी। ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा,
आई शुड हैव रिटन दिस, जेवीपी रेज होती है टेंशन न्यूमोथोरिक्स में, तो ये ऐड कर लो गाइस। थैंक यू मिशाल दाऊद। अच्छा, तो जो डिक्रीज्ड हार्ट साउंड होते हैं ना, मफल्ड हार्ट साउंड, कि आपने उसको चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगाया तो आपको हार्ट साउंड्स की आवाज बहुत धीमी धीमी आ रही है, दैट इज कार्डिक टेम्पोरेरी। बैकस्ट्राइड याद कर लो, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स, डिस्टेंट हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड जिसे भी हम कहते हैं, और डिक्रीज्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, 3 Ds ऑफ बैकस्ट्राइड, ये होता है आपके कार्डिक टेम्पोरेट में। ये चीजें प्रेजेंट करेगा आपको यूएचएस वाला क्वेश्चन के अंदर। बैकस्ट्राइड इज इन कार्डिक टेम्पोनेट। मैंने इसको पता कैसे याद करते हैं, गंदा तरीका है मगर याद कर लो इस तरह, बीसी कार्डिक टेम्पोनेट इज बैकस्ट्राइड, ठीक है। अच्छा, परकशन पैल्पेशन पे आ जाओ। तुमने अभी उसके इंस्पेक्शन में तुमने उसके हाइपरटेंशन देख ली, तुमने उसकी जनरल फीचर्स देखे, तुमने उसकी जेबी देख ली। हार्ट रेट के हम अभी पल्स को नहीं कर रहे क्योंकि पल्स में बहुत सारी चीजें वो हम साथ साथ करेंगे, वो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इतना बता रहा हूँ जितना तुम्हें रिटेन हो सकता है, ठीक है। परकशन में तुम्हें क्या क्या नई चीजें मिलेंगी, ठीक है। नई चीजें किस किस चीज में मिल सकती हैं? रेजोनेंट परकशन न्यूमोथोरैक्स में होती है, ठीक है। क्रेप्स कब मिलते हैं? जब सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होता है। याद है इसोफेजियल रप्चर होता था मेनेरी सिंड्रोम में, साथ में बोरहैफ सिंड्रोम हो जाता था जिसमें एयर डेवलप हो जाती थी छाती के अंदर, उसको हम कहते थे क्रेप्स। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो रहा है पेशेंट को, हाथ लगाओगे तो मैं कड़त 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 की आवाज आएंगी, ठीक है, इस तरह की आवाजें आएंगी, दैट इज बेसिकली क्रेप्स बिकॉज ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। अगर तुमने हाथ लगाया पेशेंट को, वो एक जगह पे तुमने पर्टिकुलरली हाथ लगाया, एकदम से उसने चीख मारी, ओह डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की दर्द हुई है, दैट इज मस्कुलर इन ओरिजिन। वो तुम्हें कहेगा कि मैं लोकलाइज कर सकता हूँ पेन को, और आप हाथ लगाओगे तो आपको वहां पे ज्यादा दर्द होगी उस जगह पे, ठीक है। दैट इज बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल पेन, ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल पेन होती है। तो दिस इज हाउ यू सी डिफरेंट थिंग्स ऑन परकशन एंड पल्पेशन। आई नो बहुत ज्यादा स्टफ है, खिचड़ी ना पक जाए तुम्हारे दिमाग में, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट ओवर विद सून। अब तुमने क्या किया, तुमने जनरल फीचर्स देख लिए पेशेंट के, तुमने उसकी परकशन और ऑस्कल्टेशन देख लिया है, बस परकशन और पल्पेशन देख लिया है, ठीक है। ये पॉइंट रिपीट करते हैं, रिप्रोड्यूसिबल पेन वो होती है जिसमें आप हाथ लगाओगे ना उसको, तो उसको दर्द होगी वापस। पेशेंट को ना तुमने हाथ लगाया तो वो मस्कुलर ओरिजिन की अगर पेन होगी ना, तुम उस जगह पे हाथ लगाओगे तो उसको दर्द होगी बकायदा। इज गोइंग टू से कि तुमने मुझे हाथ लगाया तो मुझे ज्यादा दर्द हुई है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गोइंग टू से कि आई कैन लोकलाइज द पेन। सेकंडली इज गोइंग टू से कि व्हेन यू टच दैट एरिया इट्स पेनफुल, दैट इज मस्कुलर पेन, दैट इज नॉट कार्डियक पेन, दैट इज नॉट न्यूमोथोरिक्स की पेन, ठीक है, दैट इज मस्कुलर पेन। आगे चलते हैं। अब तुमने स्टेथोस्कोप निकाल लिया, सब कुछ करने के बाद इंस्पेक्शन परपेशन परकशन करिए, अब तुम ऑस्कल्टेट करोगे। अब तुम ऑस्कल्टेट हार्ट को करोगे पहले, और फिर तुम बाकी चीजों को देखोगे। तुमने हार्ट को किया तो तुम्हें मर्मर्स मिल सकती हैं। मर्मर्स तब मिलती है जब एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम वाला पेशेंट आता है। बेफिक्र मत करो मर्मर किस तरह की होगी। एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम को माइट्रल रिगर्जिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होती है, क्योंकि एसीएस के साथ पेपिलरी मसल्स आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम रिपीट करेंगे, डोंट वरी, अगर याद नहीं होती तो इट्स ऑलराइट, डोंट स्ट्रेस। एसीएस के साथ तो आपको मर्मर मिल सकता है। एओर्टिक डायसेक्शन एओर्टिक रिगर्जिटेशन करता है, क्योंकि एओर्टा जब डायसेक्ट होता है ना, इट कीप्स ऑन गोइंग टिल द एओर्टिक वॉल्व, जाके उसको खराब कर देगा एओर्टा, ठीक है। तो वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर दे सकता है। पेशेंट आया, वो कहता है कि मुझे शदीद किस्म की टेयरिंग रिपिंग चेस्ट पेन हुई है, रेडिएट कर रही है बैक के अंदर, साथ में उसका ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है। तुमने हार्ट के ऊपर लगाया अपना स्टेथोस्कोप, तुम्हें मर्मर सुनाई दिया एओर्टिक रिगर्जिटेशन का, कहाँ जाना चाहिए तुम्हारा डायग्नोसिस? एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है। एसीएस वाला पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि मुझे सवेर सवेर चेस्ट पेन होती है, टाइटनेस महसूस होती है, साथ में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी चेस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तुमने उसका चेक किया तो उसको हाइपरटेंशन है, तुमने उसका स्टेथोस्कोप लगाया, वो 56 वो उसका माइटर रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का तुम्हें मर्मर मिला है, न्यू ऑनसेट मर्मर है, नया मर्मर है। साथ में वो 56 इयर्स ओल्ड से ज्यादा है, उसको हाइपरटेंशन थी, उसको डायबिटीज मेलाइटिस था, हाइपरलिपिडीमिया था। ये एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम का पेशेंट है, ठीक है। एसीएस में क्या होता है कि लाउड एस3 हो जाता है। लाउड एस3 क्या होता है? लाउड एस3 इज बेसिकली अ थर्ड हार्ट साउंड व्हिच इज इंक्रीज्ड। एसीएस में कभी कभार आपका पेशेंट आएगा, हम ये चीजें रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। एसीएस में पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि मुझे ना कभी कभार पेशेंट में क्या होता है कि वो हार्ट फेल में जाता है एसीएस वाला, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इन्फार्क्ट बन जाएगा तो हार्ट पंप नहीं करेगा सही तरह से, ठीक है। हार्ट फेलियर में जाने की वजह से उसका एस3 साउंड आता है, क्योंकि जब हार्ट पंप नहीं करता ना तो उसमें ब्लड रह जाता है, और जब वापस उसकी इनपुट आती है ना ब्लड की, तो जो ऑलरेडी हार्ट भरा हुआ है ना उसके ऊपर आके पानी और गिरे ना, जैसे कि ब्लड ऑलरेडी ब्लड पड़ा हुआ है उसके ऊपर और ब्लड फेंको तो एक स्लश किस्म की आवाज आएगी, उसको हम एस्थेरी कहते हैं।
लाउड S3 साउंड, क्योंकि उसका ब्लड पंप नहीं हुआ, पहले ही ब्लड जमा हुआ है, उसके ऊपर आप और ब्लड फेंको, जैसे बाल्टी में पानी रखा हुआ है, बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर तुमने और पानी फेंका तो एक अजीब किस्म की आवाज आएगी, है ना? तो दैट इज अ स्लशी नॉइज, वो लाउड S3 साउंड होता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, इसको याद रखना है, इसको नहीं भूलना। पेरिकार्डाइटिस में तुम्हें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब मिलेगा। अब वो किस तरह का होता है? नाउ लिसन टू दिस साउंड, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू साउंड, दिस इज योर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। आवाज आई सबको? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब तुम स्टेथ रखोगे तो तुम्हें रब मिलेगी, कि रब सा महसूस होगा, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पेरिकार्डाइटिस। अब अगर इस पेशेंट को देखें तो वो किस तरह आएगा? डॉक्टर साहब मुझे ना सांस लेते हुए दर्द हो रही है, जब मैं लेटता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, जब मैं उठता हूँ और बैठता हूँ तो ठीक हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मैं आगे बैठता हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपने उसके ऑस्कल्टेशन की, हाइपरटेंशन है, आपने उसकी ऑस्कल्टेशन की तो आपको एक रब सुनाई दिया। दिस इज अ पेरिकार्डाइटिस पेशेंट। समझ आ रही है? दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। एब्सेंट ब्लड सेल्स के मिलते हैं लंग्स के ऊपर तो न्यूमोथोरैक्स है, क्रैकर्स मिलते तो निमोनिया, इन्फेक्शियस ILD है, या फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, जिसमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में ये होता था ना कि परमानेंट एडिमा होता है तो क्रैकर्स हो जाएंगे। तो दिस इज इट, यहाँ तक तुम्हें पता होना चाहिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसमें भी पेरिकार्डाइटिस को याद करो, सही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और S3 का कॉन्सेप्ट तुम्हें वैसे ही याद हो गया। ACS का सिनेरियो, ACS का सिनेरियो ऐसा आएगा, पेशेंट आएगा कहेगा कि मुझे ना सवेयर चेस्ट पेन हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा शदीद चेस्ट टाइटनेस हो रही है, ऐसा लगे किसी ने मेरे चेस्ट पे हाथी को बिठा दिया और बहुत सवेयर किस्म का पेन हो रहा है। साथ में वो जो पेन है ना मेरे बाजू में जा रहा है, जॉ में जा रहा है और गर्दन में जा रहा है, लेफ्ट वाली साइड पे, ठीक है? तुम साथ में तुमने उसका ब्लड प्रेशर किया तो उसको हाइपोटेंशन हो रही है, तुमने उसके ऑस्कल्टेट किया तो उससे न्यू ऑनसेट ऑफ मर्मर, और साथ में उसको माइटर रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर हो सकता है। साथ में तुमने उसकी हिस्ट्री देखी तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस भी है, साथ में उसको हाइपरटेंशन भी है, और साथ में उसको हाइपरलिपिडीमियाज भी है, ठीक है? दिस इज मोर क्लासिकली, और वो 56 ईयर से ज्यादा एज का है। दिस इज मोर क्लासिकली अ पेशेंट जिसको अक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम या फिर उसको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, सही है? आगे चलते हैं। एग्जामिन द एब्डोमेन, लिवर और स्टमक की कभी कभार पेन चेस्ट पेन में जाती है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कर लो एग्जामिन एब्डोमेन को, ठीक है? अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन कौन से तुम टेस्ट कराओगे डायग्नोसिस में? हमारा थोड़ा सा रह गया, ज्यादा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 12 लीड ECG। 12 लीड ECG इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट यू आर गोइंग टू सी। अगर फोकल ST सेगमेंट चेंजेस हैं, एलिवेशन या डिप्रेशन हैं, तो दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ST स्टेमी की तरफ जा रहा है, ST सेगमेंट एलिवेशन MI जा रहा है। अगर डिप्रेशन है तो वो एनस्टेमी हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं तो वो एनस्टेमी हो सकता है। ट्रांजिएंट चेंजेस तो प्रिंस मेडल होगा। मोस्टली एलिवेटेड एसटी चेंजेस है तो वो स्ट्रेस इंड्यूस है। अभी तो फिर सिर्फ याद करो कि एसटी चेंजेस होती हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, हम इसको बाद में डिसाइड करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा? डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो हमने अपने सिनेरियो में एक और बात ऐड कर ली पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट की, कि डिफ्यूज उसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी हो रही है, सही है? सारे के सारे एसटी सेगमेंट्स उसके एलिवेटेड है। कार्डियक टेम्पोनेट वाला क्योंकि उसका हार्ट पंप नहीं कर रहा तो उसकी लो वोल्टेज ईसीजी होगी, छोटी स्पाइक्स आएंगी उसकी ईसीजी के ऊपर। प्राइमरी एम्बोलिज्म वाला SIQ3T3 पैटर्न हमें ये पता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको सिर्फ याद करना है। प्रायर MI वाला क्या क्या क्यू वेव्स आ रही है उसके अंदर, क्यू वेव्स एंड में आती है, वो मैं तुम्हें ECG में कराऊंगा। अभी बस याद करो कि पेरिकार्डाइटिस में क्या हो रहा है और फोकल एसटी चेंजेस हो रही हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर, सही है? दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, डिफरेंशिएट करने के लिए जब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे इन सब डिजीजेस को, ठीक है? यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना है, से यस इफ यू आर क्लियर। मतलब कि बेसिकली सबको क्लियर हो रहा है, इतना मसला नहीं है। प्रिंस मेटल एंजाइना के प्रेजेंटिंग फीचर्स रिपीट करते हैं। सैम, आई एम गोइंग टू डू दिस एट द एंड। प्रिंस मेटल एंजाइना का मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा, कि थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा प्रिंस मेटल को। अभी हमने डिस्कस भी करना है एंजाइना, जब हम करेंगे ना थर्ड डे पे तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बता दूंगा तुम्हें भी, एंड में बताता हूँ तुम्हें, सही है? जस्ट रिमाइंड मी कि मैं बता दूं। तुम और क्या कर सकते हो इसके अंदर? तुम और ये कर सकते हो कि कार्डिक ट्रोपोनिन्स करा सकते हो और उसके CK-MB करा सकते हो, ठीक है? बायोमार्कर्स में आपके कार्डिक ट्रोपोनिन्स होते हैं और CK-MB होते हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स जो तुमने कराने हैं। मायोकार्डियल इंजरी कितनी बड़ी थी, लार्ज MI था या स्मॉल MI, वो तुम्हें बताएगा कि कार्डिक ट्रोपोनिन्स बताएगा वो तुम्हें। और ज्यादातर प्रोलॉन्ग, देखो इस ग्राफ में
ज्यादा प्रोलॉन्ग स्टेज का जो हाई होता है ना वो ट्रोपोनिन्स का रहता है। तो कार्डिक ट्रोपोनिन्स बेसिकली आपको मायोकार्डियल इंजरी का बताते कंफर्म करते हैं। जो सी के एमबी ना वो थोड़ी देर के लिए राइज करता है, सी द ग्राफ, ठीक है, और ये रीइंफार्क्शन बताता है। ईसीजी की स्पेशल क्लास कराऊंगा 20 ईसीजी की 2-3 क्लासेस करूंगा और वो बिल्कुल स्पेशल होंगी। आई एम गोइंग टू लाइक मेक श्योर कि तुम लोग बिल्कुल मास्टर्स हो जाओ ईसीजी के, क्योंकि ईसीजी एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी आती है, वो मैं तुम्हें बहुत अच्छी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक और जो चीज यहाँ पर है ना, अब यहाँ पे याद रखो, ये कार्डिक ट्रोपोनिन्स और सीकेएमबी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे कि सीकेएमबी कम देर के लिए रेज होता है, ट्रोपोनिन ज्यादा देर के लिए रेज होते हैं। सीकेएमबी रीइंफार्क्शन के लिए है और कार्डिक ट्रोपोनिन्स आपकी मायोकार्डियल इंजरी के लिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको भी बाद में। सीटी स्कैन और डी डायमस पल्मोनरी एम्बोलिज्म की करा लोगे। WBC काउंट निमोनिया पेरिकार्डाइटिस मीडियस्टिनाइटिस में रेज्ड होगा। पेरिकार्डाइटिस में क्यों होगा? क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, सही है। एक्सरे निमोनिया, न्यूमोथोरिक्स, प्लूरल एफ्यूजन, मीडिएशनल एयर और एओर्टिक डायसेक्शन को बता सकता है। एओर्टिक डायसेक्शन में वाइडनिंग हो जाती है मीडिएशनम की डायसेक्शन की वजह से। अल्ट्रासाउंड कार्डिक टेम्पोनेट को बता देगा, टेंशन न्यूमोथोरिक्स को बता देगा। ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस याद रखो कि WBC पेरिकार्डाइटिस में रेज्ड होते हैं और एओर्टिक डायसेक्शन में एक्सरे में वाइडनिंग होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी वो तुम कर चुके हो ऑलरेडी। अब सब कुछ भूल के नाउ लुक एट दिस, क्या कहते हैं, टेबल। नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू डिसाइड। अब इस पूरे टेबल पे हमने इस पूरे लेक्चर में मेहनत की है, ठीक है। दिस वाज द होल आइडिया कि तुम लोगों को ये अच्छी तरह याद हो जाए। तुम लोगों को लिटरली, अब तुम लोगों को लिटरली याद भी नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट रीड इट एंड यू नो इट, ठीक है। व्हेन यू गोइंग टू रीड इट यू विल जस्ट नो कि तुम्हें ये आता है। एसओबी का मतलब शॉर्टेस्ट ऑफ ब्रेथ होता है गाइस। एसओबी जहां पे लिखा है ना, शॉर्टेस्ट ऑफ ब्रेथ है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल, इसको बाद में खुद बैठ के पढ़ना। तुम्हें इसमें नए पॉइंट्स मिलेंगे और तुम्हें बेसिकली चीजें याद होंगी। तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया सब कुछ। दिस इज अ वेरी इजी टेबल राइट नाउ, ठीक है। अब हम GTN क्या है, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट कहते हैं इससे। ये हम थर्ड वाली क्लास में डिस्कस करेंगे एंजाइना के साथ। GTN ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट को कहते हैं। आगे चलते हैं। अब जो मैं यहाँ पे एक चीज तुम्हें याद करना चाहता हूँ वो है निमोनिक। ये निमोनिक याद कर लो। आई एम सॉरी कि तुम्हें निमोनिक्स में इसमें याद करा रहा हूँ, बिकॉज जब मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा ना मर्मर्स को, तब ये हेल्प करेंगे निमोनिक्स। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि तुम मेरी निमोनिक्स अच्छी तरह याद कर लो, ठीक है। ऑल दोज मर्मर्स अकरिंग इन डायस्टली, उसके लिए निमोनिक है टस मस आर पार। डायस्टली में टस मस आर पार है और सिस्टली में तेरे मेरे आसपास है। सिस्टली इज तेरे मेरे आसपास और डायस्टली इज टस मस आर पार, ठीक है। और कोई निमोनिक मिलता है तो वो भी याद कर लो। मैंने तो इस तरह याद किया था कि डायस्टली में टस मस आर पार होता है। टस में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, ये डायस्टली के हैं, टस मस आर पार। और सिस्टली में वो तेरे मेरे आसपास है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। तो एक और जो मर्मर्स का वो पूछते हैं ना, वो कहते हैं सिस्टोलिक मर्मर और डायस्टोलिक मर्मर, वो क्लियरली बताता है। तो वहां पे तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि निमोनिक बस याद कर लो अभी। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ये वाला निमोनिक, ठीक है। बाकी भी चीजें हम मर्मर्स में करेंगे अच्छी तरह से याद, लेकिन अभी इसको याद करो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इंशाल्लाह ताला, सही है। अब हम जाते हैं क्या कहते हैं, आखिरी चीज जो हमारी है, मेंटी। मेंटी में जाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के लिए खोलेंगे। हमारे पास 5 मिनट है। मैं गोइंग टू डू मेंटी राइट नाउ। मैं सॉरी लिखना भूल गया हूँ। GoToMenti.com, मैं कोड लिखता हूँ तुम्हारी चैट के अंदर। चैट में कोड देख लो, 733866। ये तुम्हारा कोड है, सही है। इस कोड पे जाओ और इसका आंसर करो क्वेश्चन का। अगर गलत भी करते तो कोई बात नहीं, पहली क्लास है। अभी तो हम सिर्फ ओरिएंटेशन बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ ओरिएंटेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो इससे कोई मसला नहीं, गलत करते तो करो, नो इश्यू एट ऑल। Two people answered.
28:30 जैसे 35 पे क्रॉस करता है तो फिर आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर। ठीक है, 35, 36 हो गया, वेरी गुड। 40menti.com पे जाएं, MENTI.com। जो नए हैं हमारे साथ उनके लिए भी है ये कि menti.com पे जाएं। गुड, चलो काफी लोगों ने आंसर कर दिया। I'm gonna share the screen with you guys right now. And I'm more than impressed with this answer. Shabash everyone. This is what I was trying to do पूरे लेक्चर में, and this is such a good reward for me कि तुम सबको पता है कि पेशेंट स्टेबल एंजाइना का था। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, शाबाश। इसी तरह ही हमने पढ़ना है। वेरी हैप्पी जो तुम लोगों ने आंसर दिया है, सही है। पेशेंट 64 इयर्स ओल्ड का है, तुम्हें पता है कि इसके ज्यादा एंजाइना क्या आएगा। रिकरेंट है जो एक्सर्शन के साथ आ रहा है, स्टेबल एंजाइना। पेन गोज अवे विद रेस्ट, स्टेबल एंजाइना। वेरी गुड, शाबाश। एक एथेरोस्क्लेरोटिक मिस्टेक है, जैसे ही वो एक्सर्ट करता है उसके हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जैसे ही हार्ट की सप्लाई कम होती है उसको पेन होता है। दिस इज अ सिम्टम ऑफ स्टेबल एंजाइना। जिसने अनस्टेबल एंजाइना लिखा है, इट्स ऑल राइट। लेक्चर फिर सुन लेना या फिर रिवाइज कर लेना घर में। एक बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसका अनस्टेबल एंजाइना इसलिए नहीं है क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करो, मेंटी पे जाओ, अगला क्वेश्चन करो। स्टे एट होम से डिमांड स्कीमिया, वेरी गुड। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, कर लो आंसर आराम से। ये मैंने एक सोचा था कि मुश्किल दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस अराउंड 45 लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, 49 लोगों ने आंसर किया है, हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके जो क्लोजेस्ट आंसर थे ना दो, वो थे अनस्टेबल एंजाइना एंड एमआई। ठीक है, इसके दो आंसर्स बनते हैं और इसके अंदर चूज करना जरा मुश्किल है। व्हाई इज इट अनस्टेबल एंजाइना और एमआई? मोस्टली सेट एमआई, और एमआई इज द राइट आंसर जहां तक मुझे पता है इसके बारे में, सही है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्यू वेव्स जो होती है ना, वो बेसिकली प्रायर इंफार्क्शन की बात बारे में बताती है। जैसे कि इसका एलिवेटेड सीरम कार्डियक ट्रोपोनिन तो मिल रहा है, ईसीजी शो कर रही है क्यू वेव्स को, तो ये एमआई की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो बाकी सारी जो सारी कॉजेज है ना, बाकी जैसे अनस्टेबल एंजाइना है, ये सब इसमें इसके अंदर आमतौर पे आपके ना ट्रोपोनिन लेवल ज्यादातर रेज नहीं होते हैं, क्योंकि आपका अभी पेशेंट को अटैक नहीं हुआ एमआई का। जब एमआई का अटैक होता है, दैट इज द टाइम व्हेन योर क्या कहते हैं ट्रोपोनिन लेवल्स राइज। ठीक है, तो इसके पेशेंट के ट्रोपोनिन लेवल रेज्ड हैं। जब ट्रोपोनिन लेवल रेज्ड होते हैं, दैट मींस एमआई। अनस्टेबल एंजाइना में पेशेंट को पेन होती है, मगर आप जब भी उसके ट्रोपोनिन्स कराओगे ना ईआर के अंदर, तो द ट्रोपोनिन्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल बिकॉज एंजाइना इज बेसिकली इस्कीमिया बट नॉट डैमेज टू द पेशेंट।
ठीक है, एमआई में तो हार्ट डैमेज हो जाता है, दिस इज मोर लाइक एन एमआई, ठीक है। तो इस तरह ये अनस्टेबल एंजाइना से डिफरेंट है। पर्मरी एम्बोलिज्म हम इसलिए नहीं इसको बोलेंगे बिकॉज इसमें कार्डियक ट्रोपोनिन टी भी रेज्ड है और ईसीजी के अंदर चेंजेस पर्मरी एम्बोलिज्म वाली नहीं है। पर्मरी एम्बोलिज्म में SiQ3T3 पैटर्न होता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जिसने किया है वो गलत, पता है क्यों है? क्योंकि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बेसिकली यंगस्टर्स में होता है और साथ में वो सडन डेथ होती है, उसमें पेशेंट अस्पताल नहीं आता, उसकी सडनली डेथ हो जाती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग टू प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, खेलते खेलते मर गया बच्चा का हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। 26 साल का लड़का था, खेलते खेलते एकदम मर गया। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। एरिथमियाज इसलिए नहीं है क्योंकि उसका पल्स का जिक्र नहीं किया, रिदम्स का उसने बताया ही नहीं कुछ, और ना ही एरिथमिया में उसके कार्डियक ट्रोपोनिन्स रेज होते हैं, और ना ही ईसीजी खराब होती है। इरेगुलर ईसीजी आ सकती है, ठीक है, मगर his cardiac troponins will not be raised in arrhythmias. इसका आंसर MI था। जॉब वेल डन एवरीवन, रियली हैप्पी फ्रॉम टुडे। एक और क्वेश्चन पूछता, इसका चैट बॉक्स में दो आंसर, ठीक है, चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है सबने। एक पेशेंट आया तुम्हारे पास जो कहता है कि उसको ना एक शदीद किस्म की बहुत जोरदार किस्म की चेस्ट पेन है, तुमने कहा कि हाथ ला के देखो, तो उसने फौरन हाथ लगाया, उधर हाथ लगाया तो कहते हैं ओ डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा दर्द जोर की और ज्यादा। किस तरह का ये कौन सी है? इकरा तारिक, very good, musculoskeletal. Shabash. This is classically a musculoskeletal pain. Very good, guys. You guys make me so happy today. तुम लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। I hope this was easy for you. तुम लोगों को थोड़ा आसान लगा होगा। आगे जब पढ़ोगे तुम्हें I hope कि इस लेक्चर के बाद कार्डियोलॉजी बहुत आसान लगेगी, क्योंकि जो मेजर और मुश्किल बातें थी वो हमने काफी कवर कर ली हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू गो इफ एनीवन वांट्स टू स्टे बैक। सैम, तुम्हारा मैं क्वेश्चन पर करता हूँ आंसर। तुम्हारा क्वेश्चन था प्रिंस मेटल एंजाइना वाला। एवरीवन इज फ्री टू गो, यू कैन गो, कोई ऐसी बात नहीं है। इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, इफ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे। प्रिंस मेटल एंजाइना वाला जो पेशेंट होता है ना, इस आमतौर पे फीमेल होगी, कहेगी कि मुझे छाती में दर्द हुआ है, वही चेस्ट पेन होगा, स्क्वीजिंग पेन होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी, वही सब कुछ होगा, लेकिन वो कहेगा मुझे रात के वक्त उठाता है ये पेन। जब ईसीजी कराओगे ना, तो उस वक्त जब पेन हो रहा होगा ना, तब उसकी ईसीजी में चेंजेस होंगी, मगर जब उसका पेन चला जाएगा ना, तो ईसीजी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ट्रांजिएंट चेंजेस इन ईसीजी, दिस इज प्रिंस मेटल एंजाइना। दिस इज अ लेडी हु इज वेकिंग अप रात को, बार बार उठ रही है वो, सही है। ये इस तरह आएगा प्रिंस मेटल एंजाइना का पेशेंट, वेजोस्पैज्म होगा उसका। और साथ में नाइट्रोग्लिसरीन का कोई रिलेशन था, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं एंजाइना के साथ डिस्कस करूंगा जब हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। आई होप दिस हेल्प्ड यू गाइस। दिस अल्लाह करे तुम्हें समय मर्मर्स इन बंडल ब्रांच ब्लॉक्स बता दूं, उफ, बाकी दुनिया कंफ्यूज हो जाएगी अगर मैं तुम्हें बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के तुम्हें मैंने मर्मर्स बताना शुरू कर दिए ना, तो लोगों ने परेशान हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम भूल जाओ इसको। वाइस पेरिकार्डाइटिस पेन इंस्पिरेशन के साथ हो सकती है मस्कुलर, मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ किशमाला। अशमनान तुम्हारा है मस्कुलोस्केलेटल पेन इंस्पिरेशन के साथ होती है, यस इट कैन हैपन, लेकिन वो लोकलाइज पेन होगी क्योंकि आपके इंटरकॉस्टल मसल्स की अगर पेन है ना तो वो होगी, और इवन कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस की पेन इंस्पिरेशन के साथ कभी कभार छाती में फील होती है, लेकिन ना वो लोकलाइजेबल पेन होगी, इसको याद रखो। कशमाला एमन, वाई पेरिकार्डाइटिस पेन इज रिलीव्ड बाय पेरिकार्डाइटिस हाँ, बुरहान ने आंसर सही कर दिया है। बिकॉज इन पेरिकार्डाइटिस द पेराइटल एंड विसरल प्लूरा डिटैच फ्रॉम ईच अदर, स्पेस आएगी तो पेन कम होगी। हाँ, तो दोनों जब एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करती है ना तब होता है पेन। जब आप, क्योंकि जब आप बेसिकली लेटे होते हैं ना तो लंग्स का प्रेशर होता है हार्ट के ऊपर, क्योंकि हार्ट बीच में होता है ना लंग्स के, ठीक है, और आपके ओवरऑल चेस्ट वॉल का भी प्रेशर होता है। जब आगे होते हैं ना तो चेस्ट वॉल का प्रेशर खत्म हो जाता है, तो जो फ्रंट से जो उन दोनों का रब होने का जो इंसिडेंस होती है ना, प्रोबेबिलिटी होती है दोनों पैराइटल और विसरल प्लूरा की, वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका चेस्ट पेन भी कम हो जाता है, क्योंकि वो रबिंग जो होती है ना वो सही है। अभी जो है उससे मैं सवाल करता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप, वैसे आसान सा है। एक पेशेंट आया, वो कहता है कि उसको प्लूरेटिक चेस्ट पेन होती है, लेटे हुए ठीक होती है, जैसे वो उठता है तो उसकी बेहतर हो जाती है, लेटे हुए बुरी होती है, जैसे उठता है बैठता है ठीक हो जाती है, आगे की तरफ झुकता है तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम्हें ईसीजी के अंदर मिले उसको वाइड स्प्रेड एसटी सेगमेंट में एलिवेशन मिली है, हर तरफ एसटी सेगमेंट में एलिवेशन है, साथ में उस पेशेंट को टेम्परेचर है, सही है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस?
पेरिकार्डाइटिस। वेरी गुड गाइस, सो हैप्पी विद यू गाइस। थोड़ा सा मुश्किल सवाल करूँ, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसका जरा आंसर दो। एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि ना उसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी, उसने ज्यादातर ना थोड़ा सा सॉल्टी खाना खा लिया था, ठीक है। सॉल्टी खाना, ये मुश्किल सवाल है, देखते हैं कौन आंसर देता है। थोड़ा सा उसने सॉल्टी खाना खा लिया था और बदपरहेजी कर ली थी, उसको छाती में दर्द हुआ है शदीद किस्म का, और साथ में ना उसके जो गिट्टे हैं ना वो भी सूज गए हैं, और साथ में ना उसके क्या कहते हैं, फेफड़ों में भी पानी पड़ गया, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सॉल्टी खाना खाया था। एसीएस नहीं, मैं इसका आंसर बताता हूँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ये कोई कभी पूछेगा भी नहीं। इसका है, पेशेंट था, पेशेंट इज हैविंग हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर एसोसिएटेड विद इस्केमिक पेन। हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर एसोसिएटेड विद इस्केमिक पेन। हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, उसने ज्यादा उसने बदपरहेजी की है खाने की, सॉल्टी फूड खाया जिसकी वजह से उसकी हाइपरटेंशन इंक्रीज होगी, किडनी ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी, हाइपरवोलेमिया में जाएगा, हाई आउटपुट होगी, कार्डिक फेलियर में जाएगा क्योंकि सारे साइंस है कार्डिक फेलियर की, उसको डिस्निया हो रहा है, साथ में उसके जो पेरिफेरल एडीमा हो रहा है उसको, ठीक है, और साथ में उसको इस्कीमिक पेन भी हो रही है। तो इस हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर विद इस्कीमिक चेस्ट पेन, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये एक पेशेंट आया था असल में ईआर के अंदर, और ये पेशेंट मेरा नेबर था, ठीक है। दिस वाज हिज प्रेजेंटेशन एंड दिस वाज हिज डायग्नोसिस, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर विद इस्कीमिक चेस्ट पेन। सही है। तो कार्डियोलॉजी इज अ वेरी वास्ट फील्ड, आई होप यू गाइस लाइक इट। आज के लेक्चर के बाद काफी चीजें आसान हो जाएंगी। हाइपरटेंशन की वजह से कुछ होगा, यस, वजह से ये होगा कि उसकी जो हाइपरटेंशन थी वो एग्जैजरेट कर गई थी, हाइपरटेंशन उसकी एग्जैजरेट कर गई थी बिकॉज उसने बदपरहेजी की थी। बदपरहेजी से क्या होता है, उसने सॉल्टी फूड खाया था जिसकी वजह से हाइपरटेंशन एग्जैजरेट करती है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को कि आप नमक वाला खाना मत खाएं, इसलिए कहते हैं ना, ताकि उसकी हाइपरटेंशन उसको स्पाइक ना आए। जब हाइपरटेंशन ज्यादा, जब उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर में जाएगा वो, ठीक है। तो एक होता है लो आउटपुट कार्डिक फेलियर, एक होता है हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर। हाँ, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर में इसको इस्कीमिया पेन हुआ है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर रही है उसकी, द हार्ट इज वर्किंग वेरी स्ट्रांगली क्योंकि उसका ब्लड कर रहा है, हाइपरटेंशन में जा रहा है। हमारे जो प्रॉफ का क्वेश्चन था ना वो भी इसी तरह का आया था, लेकिन पेशेंट की सिर्फ मैनेजमेंट लिखनी थी और डायग्नोसिस नहीं करना था, सही है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, बस हमने मैनेजमेंट करनी थी पेशेंट की। व्हाट आर योर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे तरसों 4 लेक्चर्स के बाद कि व्हाट इज योर मैनेजमेंट ऑफ ईआर पेशेंट इन कार्डियोलॉजी, ठीक है। आई थिंक वी फॉर टुडे, यू आर ऑल फ्री टू गो, जो करना है करो, जिंदगी में खुश रहो, आबाद रहो। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर, थोड़ा सा मुश्किल था मगर दिस विल यू अ लॉट इन द फ्यूचर। किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो रुक जाए, आई एम हियर टिल 450 तक। कुरुतरैन, तुम हो कुरुतरैन या चली गई हो? चली गई कुरुतरैन। स्टे एट होम, पीस, मुनज़्ज़ा, वॉज टुडेज लेक्चर हेल्पफुल, क्योंकि किसी बुक में नहीं है, मैंने खुद ही सारा कुछ बनाया है अपनी तरफ से, जगह जगह से उठा उठा के चीज़ों को, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखी है पढ़ाने में कार्डियोलॉजी को, तो आई होप कि तुम्हें हेल्प हुई है इससे। अली इमरान, व्हाट डू यू थिंक गाइस? Staph aureus semaine. Staph aureus is usually the most common cause of septic arthritis. जो sexually active बच्चे होते हैं ना, टीनेजर्स, उनके अंदर होती है गोनोकॉकस, निसीरिया गोनोरिया होता है, और उसमें माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है साथ में। गोनोकॉकस इज मोस्ट कॉमन इन पेशेंट्स जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, इस बात को याद रखना। जो अमेरिकी बच्चे होते हैं ना, उनमें ज्यादा कॉमन होता है सेक्सुअली एक्टिव बच्चों में, ठीक है। थैंक यू अली इमरान।
चलो, आई थिंक वी हैव 3 minutes more, फिर आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। किसी के क्वेश्चंस है तो पूछ ले मुझसे। आई स्टॉप द मीटिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पे।